नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 9वां पार्ट शुरू करने से पहले जो भी इस वीक में सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसका नाम इस वीडियो में लिया जाएगा। और अगर आपको भी घर बैठ करके बिना बाहर निकले पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आप स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का जवाब या तो कमेंट में या फिर वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में टहलते हुए रमेश के होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपने मन में सोचने लगा, काश मैं फिर से अपना मेल दुर्गा से चेक करने के लिए बोल पाता। काश मेरा शक सही हो, ये औरत मेरी दुर्गा ही हो। ये सुरेखा भी ना घर चली गई। यहाँ अगर सुरेखा होती तो अंदर जाकर दुर्गा को पहचान पाती, लेकिन नहीं, उसे तो घर की पड़ी रहती है। जैसे ही नर्स बाहर आने की लगी, ज्ञान दरवाजे के अंदर चला गया और पवित्रा देवी उस नर्स से जाकर बोली, आप लोग दुर्गा को डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका। हॉस्पिटल से ज़्यादा सुरक्षित घर पर रहेगी दुर्गा। नर्स हाथ में एक फाइल लिए हुए वहां से जाती रही और अपने पीछे आती हुई पवित्रा देवी से बोली, देखिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। पेशेंट ने कहा कि सुसाइड का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी पुलिस ने कहा है कि इन्हें डिस्चार्ज ना किया जाए। इंस्पेक्टर और डॉक्टर की बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी साल पुरानी फाइल खुल चुकी है। इतना सुनने के बाद पवित्रा के कदम वहीं रुक गए। ज्ञान का हाथ अपने हाथ में लेकर दुर्गा बोल रही है, तुम्हारे पापा जिंदा हैं बेटा, तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारी सिर्फ मम्मी ही नहीं, पापा भी हैं। ज्ञान, हाँ मम्मी, वो तो मैं जानता हूँ। आप ही तो बताती हो कि पापा आएंगे, तो आएंगे। फिर आज आप फिर से क्यों बता रही हो? मुझे मालूम है कि मेरे पापा और मम्मी दोनों हैं। दुर्गा, वो मैं तुमसे झूठ बोलती थी बेटा, लेकिन अब सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। पहले मैं तुम्हें खुश रखने के लिए बोलती थी, लेकिन आज सच्चाई बता रही हूँ। ज्ञान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। मेरे पापा आएंगे और अभी मेरी मम्मी के पास हैं। इन इतने में पवित्रा देवी आई और दुर्गा के पास खड़ी हो गई। दुर्गा पवित्रा की तरफ देखने लगी। तभी पवित्रा मायूस होकर बोली, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया दुर्गा। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं तुम्हें दुनिया से छिपा कर नहीं रख पाई। दुर्गा हैरान होते हुए बोली, इसका मतलब? पवित्रा अपनी नज़रों के सहारे हाँ बोल दी। दुर्गा इशारों को समझ गई और अपनी पलकों को बंद कर लिया। सुरेश के पास काले लिबास में एक आदमी आया और बोला, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, वक्त नहीं है, थाल को यहाँ से लेकर जाना है। ऐसा बोलकर वो आदमी अपना फ़ोन उठाने ही वाला था कि तभी सुरेश बोला, मेरा हाथ मेरा हाथ खोलेंगे तभी तो मैं खाना खा पाऊंगा। सुरेश की तेज आवाज़ को सुनकर वो आदमी फ़ोन उठाना भूल गया और सुरेश के एक हाथ को खोल दिया। वो आदमी उसी कमरे की लाइट ऑन कर दी और खुद वहां से बाहर चला गया। सुरेश जल्दी से फ़ोन उठाया और फ़ोन को अपने कानों तक ले जाते हुए सोचने लगा, इसी तरह मैंने बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात नहीं हो पाई किसी से। एक बार दुर्गा ने फ़ोन भी उठाया था तो हेलो बोलकर गायब हो गई। प्लीज़ गॉड, इस बार घर वालों से बात करवा दीजिए। बाथरूम में सुरेखा अपने चेहरे को धो रही है और फिर शीशे में देखने लगी। फिर अपने चेहरे को तौलिए से पोंछकर साफ करने के बाद याद करने लगी, दुर्गा को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो सुरेखा दुर्गा के चेहरे को पहचान गई और फिर वही हैरान परेशान खड़ी हो गई। रमेश उससे पूछने लगा कि क्या हुआ सुरेखा, लेकिन बिना जवाब दिए सुरेखा वहां से घर चली आई। घर आते हुए सुरेखा रमेश से उसका फ़ोन मांग लाई और बोली कि मुझे घर पर चिंता है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। कमरे में इधर उधर घूमते हुए सुरेखा सोच रही है कि इतनी बड़ी गलती सुरेखा से कैसे हो गई। 8 सालों तक कभी जान कैसे नहीं पाई कि दुर्गा जिंदा है। अगर दुर्गा जिंदा है तो वो घर क्यों नहीं आई? उसे तो यही लगता था ना कि दाई अम्मा उसके बच्चे को मारना चाहती थी। फिर भी वो हमारे पास क्यों नहीं आई? अगर वो जिंदा बच भी गई तो इस घर में क्यों नहीं आई? क्या वो मेरी सच्चाई जान चुकी थी? नहीं नहीं, उसे तो भनक भी नहीं लगेगी कि उसकी जेठानी उसका बुरा चाहेगी। लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है तो उसको सुधारने का मौका भी मैं ही लूंगी। घड़ी का समय गलत हो सकता है, लेकिन सुरेखा की चाल गलत नहीं हो सकती।
ऐसा सोचने के बाद अचानक से सुरेखा मुस्कुराने लगी। हॉस्पिटल में रमेश अपना पॉकेट छूने के बाद सोचा, फ़ोन भी लेकर चली गई। अब मैं क्या करूं? वैसे भी जब तक मैं जान नहीं जाता कि ये औरत मेरी दुर्गा है या नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सुरेखा अपने घर में दीवारों पर चमकीले प्लास्टिक के फूल लगा रही है। दीवारों को सजाने के बाद अपने कमरे में गई और आईने के सामने सजने संवरने लगी। अपने बालों को कर्ली हेयर के डिज़ाइन देते हुए मुस्कुराने लगी और खुद से बातें करने लगी। सुरेखा, 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 तुम दुनिया की सबसे चालाक औरत हो। सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, शातिर, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी तारीफ करूं उतना कम है। लेकिन भगवान, आपने बहुत गलत किया। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना भगवान जी। आपने मेरे साथ तो हमेशा सही किया, लेकिन मेरे पियाजी के साथ बहुत गलत किया। मेरे पियाजी जैसे सीधे साधे पति को मेरी जैसी पत्नी दे दी, जो अपनी पक्षधरता को भी नहीं छोड़ती। बेचारे मेरे पियाजी अभी तक ये भी नहीं जान पाए कि उनकी प्यारी सिस्टर इन लॉ जिंदा है। वो भी अपनी चालाकी से मैंने दुर्गा का चेहरा देख लिया और वहां से भाग आई। पियाजी के फ़ोन से किसी प्रकार की मदद ना कर सके, इसलिए मैं उनका फ़ोन भी लेकर चली आई। लेकिन साथ में दुर्गा के लिए जेल का दरवाज़ा खोल कर ज़रूर आई हूँ। 8 साल पहले की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और फिर प्यारी सी दुर्गा चक्की पीसने को प्रस्थान करेगी। उफ़ सुरेखा, तेरी तो कोई जवाब ही नहीं है। सर रमेश का फ़ोन को चूमते हुए। फ़ोन को सुरेखा चूम ही रही थी कि इतने में फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की तरफ देखते हुए सुरेखा बोली, पियाजी के फ़ोन पर किसका फ़ोन आ रहा है? उठाऊं या नहीं? हॉस्पिटल में दुर्गा पवित्रा देवी के हाथ को पकड़कर बोली, आप ज्ञान की जान बचाकर मुझे यकीन दिला चुकी हैं कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपके पास सुरक्षित है। अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी को भी ये नहीं बताएंगी कि ज्ञान की माँ मैं हूँ। आप तो जानती हैं पवित्रा जी, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ज्ञान के खातिर मैं सांस ले रही हूँ। अगर मेरे ज्ञान के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। पवित्रा जी, आप प्लीज़ इसे अपने साथ रखिए जब तक मैं जेल से वापस नहीं आ जाती। ज्ञान चीख उठा, जेल? मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? जेल तो क्रिमिनल जाते हैं ना? फिर आप जेल क्यों जाएंगी मम्मी? दुर्गा की आंखें भर आई और वो ज्ञान के ललाट को चूमते हुए बोली, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं जेल तो जाऊंगी बेटा, लेकिन बिना किसी की गलती के। कभी कभी अपनों के लिए बिना गलती के भी सजा पा लेने चाहिए। तुम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो ज्ञान? ज्ञान रोने लगा और सिसकते हुए बोला, आपको कुछ नहीं होगा। आप जेल नहीं जाओगी, आप कहीं नहीं जाओगी। मैं तो आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाता मम्मी। फिर कैसे रहूँगा आप चली जाओगी तो? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्लीज़ मम्मा, बोलो ना, आप कहीं नहीं जाओगी। मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा मम्मी। मम्मी कुछ तो बोलो ना। क्यों ऐसा बोल रही हो आप? आपने क्या गलती की है? ज्ञान ऐसा बोलते हुए अपनी मम्मी के पेट पर अपना सर रख देता है, जिससे दुर्गा को बहुत दर्द हुआ और वो आहा की आवाज़ भरते हुए छत की ओर देखने लगी। दुर्गा को दर्द में देखकर पवित्रा देवी ज्ञान को उठाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी मम्मी को दर्द हो रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ बेटा। दुर्गा पवित्रा के हाथों को ज्ञान से दूर करते हुए अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए बोली, रहने दीजिए पवित्रा जी, इसे मेरे पास ही। क्या पता कितने सालों बाद ऐसा मौका मिले मुझे। मेरे ज्ञान को तो आप मम्मी का प्यार दे देंगी पवित्रा जी, लेकिन मुझे बेटे को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। रहने दीजिए मुझे दर्द में। इसी दर्द की याद में जीना है मुझे। इस दर्द में ही मिठास छिपा है, जो शायद रसमलाई में भी ना मिले। मैं आज तक जिस भी परिस्थिति से गुजरी हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए। आप मेरे वापस आने तक ज्ञान की रक्षा करना। इतने में ज्ञान अपनी मम्मी को पकड़कर खूब जोर जोर से रोने लगा। उसके आंखों के आंसुओं से दोनों गाल भीग चुके थे। ज्ञान के रोने की आवाज़ और बोलने की आवाज़ मिक्स हो चुकी थी। उसकी रोती हुई आवाज़ में सिर्फ एक वाक्य समझ में आ रहा था, वो था, मम्मी, मम्मी आप कहीं भी मत जाओ। ज्ञान रोने में इतना व्यस्त हो गया कि दुर्गा के बार बार उठाने का प्रयास को भी नहीं देख रहा था। ज्ञान को इस तरह से विलखते हुए देख दुर्गा की आंखों में आंसू थमने का की क्षमता भी खत्म हो गई और उसके आंखों से आंसू सराबोर होने लगे। माँ बेटे के प्यार को देखकर पवित्रा देवी की आंखें भी नम हो गई और वो वहां से बाहर चली गई।
दुर्गा अपने बेटे को रोने से मना करते हुए खुद भी रोए जा रही थी। ज्ञान को चुप कराने के बाद खुद भी रिलैक्स हुई और फिर दुर्गा ने बोलना शुरू किया, अब जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता बेटा। तुम बस अपने आप को संभालना और पवित्रा आंटी को ज़्यादा परेशान मत करना। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने सालों के लिए जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम 18 साल के हो जाओगी तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। जेल में मेरे साथ कितना बुरा होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उससे भी बुरा होने से तुम रोक सकते हो। ज्ञान, कैसे मम्मी? तुम जेल मत जाओ, जो करना है वो बोलो, मैं करने को तैयार हूँ। आप बोलोगे तो मैं एक दिन में 20 तक का टेबल भी याद कर लूँगा। आप बोलोगे तो मैं ग्रामर भी जल्दी से याद कर लूँगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा मम्मी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़कर नहीं जाओ। ज्ञान अपनी मम्मी के पास बैठकर सिसक सिसक कर रो रहा था। दुर्गा भी अपनी आंसुओं को थामने का पूरा प्रयास कर रही थी। दुर्गा अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने के लिए ऊपर की ओर देख रही थी। दोनों को दूर से ही पवित्रा देवी और दोनों बच्चे देख रहे थे। पवित्रा देवी अपने बेटे और बेटी के साथ खिड़की से भी ही ज्ञान और दुर्गा को देखकर इमोशनल हो रहे थे। दुर्गा अपने ज्ञान के आंसुओं को अपने आंचल से साफ करने के बाद उसके हाथों को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं अगर किसी कारणवश तुमसे दूर हो रही हूँ तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज तक अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार किया हूँ तो वो तुम हो बेटा। ज्ञान, हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, लेकिन सच में मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगा। आपके सज़ा को मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ रहो। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मम्मी। आज आप हॉस्पिटल में हो तो सिर्फ मुझे बचाने के कारण, तो आप मुझसे दूर क्यों जा रही हो? दुर्गा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सच पता दूंगी। अभी तुम कुछ भी समझने के लायक नहीं हुए हो। तुम बस अपनी मम्मी की बातों को ध्यान से सुनो और ज़िंदगी भर याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही थे मेरे, लेकिन अब तुम्हारे पापा भी हैं मेरे, मतलब हमारी फैमिली अधूरी नहीं है बेटा। कुछ सालों के लिए भले ही मैं तुमसे दूर रहूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए ही रहूंगी। तुम बस मुझसे वादा करो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम पवित्रा देवी के बेटे बनकर रहोगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम दुनिया को अपनी असली माँ के बारे में नहीं बताओगे। तुम कभी किसी अजनबी के साथ दोस्ती नहीं करोगे। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत भी करे तो अपनी मम्मी के खातिर चुप रहना, क्योंकि अगर तुम पलट कर जवाब दोगे, झगड़ा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाना चाहती, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बेटा। पवित्रा देवी अंदर आई और उन दोनों के चिपके हुए हाथों को अलग करते हुए डांट कर बोली, ये क्या सिखा रही हो अपने बेटे को? तुम जो बोल रही हो उसका मतलब तुम समझती हो दुर्गा? अभी जो काम करने के लिए तुम ज्ञान को बोल रही हो वो सारा काम एक अबला नारी का होता है। क्या तुम अपने बेटे को अबला बनाना चाहती हो? दुर्गा, पवित्रा जी मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। पवित्रा, तुम्हारे पास रास्ता हो या ना हो, ज्ञान अबला नारी का जिंदगी नहीं जिएगा। आज से ज्ञान मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को कभी अबला की ज़िंदगी नहीं जीना सिखाऊंगी। आज से पहले तुम ज्ञान को यही सिखाती आई हो कि रोना नहीं, लड़के रोते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, अगर कभी दर्द हो तो मर्द को सह लेना चाहिए, लड़कों को झगड़ने से पहले औरों की नहीं सुननी चाहिए, लड़कों को अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी लड़ना पड़ता है। फिर आज आज तुम इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों सिखा रही हो? दुर्गा, क्योंकि अगर ज्ञान किसी भी वजह से सुरेखा दीदी के सामने आ गया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि 18 सालों तक ज्ञान अपने परिवार से दूर रहे। उसके लिए इसे ऐसा ही करना होगा। अगर बाकी लड़कों की तरह ज्ञान भी सबसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, तो एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अगर ज्ञान दुनिया से इतनी दूर रहे कि किसी से कोई मतलब ही ना रखे तो क्या समस्या है? बस कुछ सालों की ही तो बात है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज्ञान की कोई जान ले ले और ये कुछ ना करे। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो तो ज्ञान अपनी गलती मानकर उस झगड़े को ना बढ़ाए। पवित्रा देवी ज्ञान का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली, तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं बच्चों को लेकर घर जा रही हूँ, और हाँ, एक बात याद रखना, ज्ञान के लिए ही सही, जेल जाने से मैं रोकूंगी तुम्हें। मैं बच्चों को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर देखना सुरेखा कैसे जेल जाती है। दुर्गा, नहीं पवित्रा जी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा संभव नहीं है।
हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। सारा सबूत मेरे खिलाफ है, जिससे मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दाई अम्मा थी, जो इतने सालों बाद कब की मर चुकी होगी। अगर आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगी तो बेकार में बात बढ़ जाएगी, और गलती से भी मेरी ज्ञान का नाम लोगों तक गया तो जीते जी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि सुरेखा दीदी ज्ञान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो इंसान नवजात बच्चे को मारने का आदेश दे सकती है, उसके लिए कुछ भी करना आसान है। आपसे हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। बस कुछ सालों बाद अपने बेटे का हक लेकर मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी। आप प्लीज़ उतने दिनों तक मेरे ज्ञान का ख्याल रखिए। किचन में खाना पकाती हुई सुरेखा रिंग बजते हुए फ़ोन को उठाई और स्पीकर ऑन करके बोली, कौन? देखिए, रमेश जी घर पर नहीं है तो आप बाद में फ़ोन करना। उधर से हड़बड़ाहट भरी आवाज़ आई, भाभी, भाभी मैं सुरेश। कलछी जमीन पर गिराते हुए सुरेखा फ़ोन को कान से लगा ली और पसीने पसीने होते हुए बोली, सुरेश। सुरेश काले कमरे में ही कुर्सी पर बंधा हुआ था और आसपास नजरें दौड़ाते हुए धीमे से बोला, हाँ भाभी, आप प्लीज़ भैया को बता देना कि मैं जिंदा हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भाभी। वो सब मैं आपको आकर बताऊंगा। अभी मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। मिशन के नाम पर धोखा दिया गया था मुझे। आप भैया को जल्दी से बता देना भाभी। मैं आपको यहाँ का एड्रेस भी मैसेज कर देता हूँ। आप कुछ भी करके मुझे बचाओ। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मुझे कुछ नहीं होने देंगे। पवित्रा देवी ज्ञान को लेकर दुर्गा के वार्ड रूम से बाहर जाने लगी। ज्ञान का हाथ दुर्गा ने पकड़ लिया और उसकी हथेलियों को चूमने लगी। ज्ञान अपना चेहरा रोया हुआ बना लिया और दुर्गा की आंखों से भी आंसू की एक बूंद ज्ञान की हथेली पर आ गई। ज्ञान जैसे ही अपनी हथेली पर ठंडक महसूस किया, वो तुरंत अपनी मम्मी के नज़दीक गया और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर आंखों में झांकने लगा। दुर्गा की आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थी और फिर ज्ञान भी रो पड़ा। दोनों एक दूसरे को गले लगाए और फिर पवित्रा देवी ज्ञान का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी और बोली, तुम यहाँ से चलो बेटा, तुम्हारी मम्मी रोती रहेगी। अभी तुम्हारा घर जाना ही ठीक रहेगा। ज्ञान का एक हाथ पवित्रा देवी के हाथ में जैसे ही गया, ज्ञान ने अपना हाथ झटकते हुए अपनी मम्मी के आंसुओं को साफ करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ज्ञान अपनी मम्मी की आंखों के आंसुओं को कम करने के लिए सिसकते हुए एक गाना गुनगुनाने लगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ज्ञान के गाने को सुनकर दुर्गा फिर से रोने लगी। ज्ञान फिर से अपने नाजुक सा हाथ दुर्गा की आंखों पर फेरा और गाना गाया, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ। पवित्रा देवी भी अपनी आंखों को नम होने से रोकने का प्रयास करने लगी। दुर्गा उठकर बैठ गई और फिर से ज्ञान को गले लगा ली। इतने में माया और सैम भी अंदर आए और पवित्रा देवी को गले लगा लिया। ज्ञान फिर से सिसकते हुए गाने लगा, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। इधर फोन में सुरेश की आवाज़ सुनने के बाद सुरेखा हैरान परेशान हो गई। वो अपने माथे पर झलक रहे पसीने को साफ करने लगी। फोन को सुरेखा ने डस्टबिन में फेंक दिया और अपने आंचल से माथे पर से पसीने को साफ करते हुए सोचने लगी, भगवान जी, मुझसे इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? पहले दुर्गा, अब सुरेश। मैं दुर्गा का तो इंतजाम कर चुकी हूँ, लेकिन सुरेश, इसका क्या करूँ? एक अकेली सुरेखा क्या क्या करेगी? कुछ सोच सुरेखा,
कुछ सोच। अभी तो डस्टबिन में प्रॉब्लम को फेंक दिया है, लेकिन डस्टबिन भी अभी घर में ही है। इसका मतलब प्रॉब्लम मेरे माथे से गई नहीं है। कुछ तो तुझे भयानक करना होगा सुरेखा, तभी तेरे माथे का सारी समस्या भागेगी। इधर पवित्रा मेंशन के सामने कार से पवित्रा देवी तीनों बच्चों को साथ लेकर उतरी। पवित्रा देवी ज्ञान और माया का हाथ पकड़कर घर के अंदर जाने लगी। सैम पीछे पीछे आता रहा और अजीब नज़रों से अपनी मोम को देखता रहा। दरवाज़ा खोलकर पवित्रा देवी तीनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम लोग सुबह से भूखे हो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। पवित्रा के जाते ही ज्ञान दौड़कर अपने कमरे में चला गया और बेड पर लेट कर पेट के बल लेट गया और तकिए पर अपना चेहरा दबाए हुए सोचने लगा, मम्मी मम्मी मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। मुझे पवित्रा आंटी का प्यार नहीं, आपका प्यार चाहिए। किसी की माँ की ममता नहीं, मुझे अपनी मम्मी का दुलार चाहिए। आपके जैसा भला मुझे कोई प्यार करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप चाहिए। प्लीज़ भगवान जी, आप कुछ जादू कर दीजिए और मेरी मम्मी को मेरे पास भेज दीजिए। ज्ञान सिसक सिसक कर रोने लगा और अपने पेट को पकड़कर बोला, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। मम्मी अब तो आ जाओ, आप होती तो तुरंत पेट दर्द गायब हो जाता। इतने में ज्ञान के कमरे में पवित्रा देवी खाने की प्लेट ले आई और बोली, भूख लगने की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, चलो कुछ खा लो। ज्ञान, नहीं आंटी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बस मम्मी चाहिए। मम्मी। पवित्रा देवी, चलो चलो, मम्मी के नाम का खा लो, मुंह में निवाला डालते हुए। अगर तुम नहीं खाओगे तो दुर्गा भी भूखी बैठी रहेगी। सिसकते हुए ज्ञान खाने लगा, जिसे दरवाजे के पास खड़ा सैम देख रहा था और अपने मन में सोचने लगा, भूख तो हमें भी थी मॉम, लेकिन आपने पहले ज्ञान को खिलाया। दुर्गा के वार्डरूम में दो इंस्पेक्टर और दो लेडी इंस्पेक्टर खड़े हैं। वार्डरूम के बाहर खड़े रमेश सोच रहा है, अभी तक मैं इस औरत का चेहरा नहीं देख पाया, हमारी दुर्गा है या नहीं। क्या मैं घर चला जाऊं? यह पुलिस का मामला भी लग रहा है, लेकिन पवित्रा देवी जाते वक्त बोलकर गई है कि बच्चों को खाना खिलाकर मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। आप प्लीज़ तब तक कहीं जाइएगा नहीं। आप लोगों को क्या समस्या है, वो सब भूल कर आप यहाँ रुके रहिए, मैं जल्द से जल्द वापस आती हूँ। पवित्रा देवी के आने से पहले जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अंदर कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही। दुर्गा, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना साहब, आप जो करना चाहें वो कीजिए मेरे साथ। वो आंखों में आंसू लिए बोली, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, जैसे ही इनका डिस्चार्ज हो जाए हमें इन्फॉर्म कर देना, जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा इन्हें, सुरेखा देवी का ऑर्डर है। डॉक्टर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। जैसे ही एक इंस्पेक्टर थोड़ा साइड हुआ, रमेश के सामने दुर्गा का चेहरा आया और रमेश की आंखें पूरी तरह से खुल गई। रमेश को दुर्गा ने भी देख लिया, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रमेश, ये तो दुर्गा ही है, इसका मतलब मैं गलत नहीं था, हमारी दुर्गा जिंदा है, लेकिन हमारी दुर्गा ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पुलिस। रमेश बिना देर किए अंदर चला गया। अंदर जाते ही इंस्पेक्टर से सवाल करने लगा, क्या बात है, क्यों इस औरत को आप लोग परेशान कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, परेशानी तो हो रही है भाई साहब, लेकिन इस औरत को नहीं, इसकी जेठानी को। रमेश हैरान होते हुए बोला, क्या जेठानी? मतलब सुरेखा को? उससे क्या परेशानी होगी इससे? दुर्गा नम आंखों के साथ बेड पर पड़ी रही। इंस्पेक्टर, हाँ, सुरेखा देवी को ही। इस औरत ने 8 साल पहले अपनी जेठानी यानी कि सुरेखा देवी के साथ बहुत गलत किया। सारे जेवर, पैसे और बहुत कुछ चुरा कर भाग गई थी ये औरत। और तो और जब सुरेखा देवी ने इसे रोकने का प्रयास किया तो इसके सुरेखा देवी को जलाकर मारने का भी प्रयास किया। कोई औरत अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आज बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ आई है ये औरत, जिसे गिरफ्तार किया जा सक रहा है। हेलो, गिरफ्तार कर लो इसे, एक लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोले। रमेश की आंखें हैरानी भरी थी और अचानक से रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा इसे, कुछ नहीं किया है इसने। पुलिस, भाई साहब, आप क्यों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं? उस सुरेखा देवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ था और हमारे पास एफआईआर है, हमें मजबूरन इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं।
और मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।